हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड टू दी वन अनदर वन शॉट ऑफ दिस क्लास 12 सीरीज। सीबीएसई 2024 के लिए आप लोगों के पास मेरी तरफ से जो लेक्चर आने रह गए हैं वो है एक न्यूक्लियाई, एक सेमीकंडक्टर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज आपका मैं न्यूक्लियाई का वन शॉट कराने जा रहा हूं। गाइस, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था, ठीक है ना, एक दिन वो वीडियो डिले हो गया था, तो वहां पर आप लोगों का रे ऑफ ये मतलब मॉडर्न फिजिक्स का चैलेंज था, तो उसका अकॉर्डिंग आपका ड्यूल नेचर आ चुका है, आपका एटम्स आ चुका है। अब ये न्यूक्लियाई का वन शॉट है, बहुत प्यारे तरीके से करने वाले हैं। ये लेक्चर कितनी देर का रहने वाला है? तो यार ये लेक्चर लगभग लगभग 2.25 घंटे के आसपास का रहने वाला है, ठीक है ना। 2 hours 15 minutes के आसपास का ये लेक्चर रहने वाला है हमारा। मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इस लेक्चर में हम लोग, इसमें थ्योरी ज्यादा है, ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि जब हम हमारे पास थ्योरी है तो मैं यहाँ पर आपको बैठ के थ्योरी समझाऊं अच्छे तरीके से, और क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर हमें कुछ करना होगा तो हम कर लेंगे। बाकी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें हम करने वाले हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रखे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं कि आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन है, तो हो सकता है कि मैं जब आपको करा रहा हूँ तो बीच बीच में थोड़ा चेयर पे बैठ जाऊंगा, बिकॉज मेरे ना एक लेग में जो है थोड़ा सा फ्रैक्चर सॉर्ट ऑफ आ रखा है, ठीक है ना। नॉट एग्जैक्टली फ्रैक्चर, बट थोड़ा वो मुड़ गया था, तो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। अब जैसे चल रहा हूं तो इट इज लाइक पेनिंग वेरी मच, बट ये क्योंकि चैलेंज के अकॉर्डिंग मुझे आप लोगों को इसका ये देना था, क्या कहते हैं, इसका ये वन शॉट देना था जो कि जरूरी था, तो ये मैं अभी आपको दे रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी। सो सबसे पहले पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इस न्यूक्लियाई के चैप्टर के वन शॉट में हमें करना क्या है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का, एनसीईआरटी क्विजेस का, ये सब का। आप लोग उसको एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है बच्चे। अगर आप वीके आर्मी कोड यूज करते हैं तो आपको इस समय पे 25% ऑफ मिलेगा प्लस के लिए। आपको प्लस के लिए बच्चे 25% ऑफ मिलेगा और आप 25% का ऑफ ले सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए काफी अच्छा मौका है। यहां पर तो देखो वन शॉट्स चल ही रहे हैं, लेकिन प्लस पर मैं काफी ज्यादा रेगुलर हूं, एक्टिव हूं वहां पर, तो आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइसेस पे आप वहां पर भी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बारी कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग लिखकर बताइएगा कि आपको मेरे जो अभी तक के वन शॉट्स है वो कैसे लग रहे हैं। और जब भी कोई वन शॉट मैं लेता हूं तो उसके बाद मैं एक ही चीज की एक्सपेक्टेशंस करता हूं कि एटलीस्ट आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा एक कमेंट आ जाए कि विनोद सर, आपने ये हमें पढ़ाया है इस तरीके से, ये हमें लगा, ये अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा यार, वो मुझे बहुत ज्यादा खुश करता है बाद में। गॉट गाइस। तो सबसे पहले पहले आप न्यूक्लियाई चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपका एटॉमिक न्यूक्लियस, देखिए थ्योरी है पूरी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लाइड क्या होता है, उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप देखोगे देन आपका आइंस्टाइन मास मतलब एनर्जी मास इक्विवेलेंस। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद आपका न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप देखोगे तो यहां से फिर हम रेडियो एक्टिविटी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर। फिर हमें न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना है, और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर भी जरूर पढ़ना है। तो ये सब हमें यहाँ पर अब से लेकर करीब करीब 2 घंटे के आसपास में खत्म करना है। देखते हैं कितनी देर में ये खत्म हो पाएगा, कितनी देर में हम इसको कर पाएंगे। बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। जहां जहां मुझे लगेगा कि भाई मैं थियोरेटिकल वाला टॉपिक है तो वहां पे मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा, और आप लोगों को मैं जो है ना थियरी वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए यार मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करूंगा कि यार ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा, पैर में लिटरली प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। तो ये आज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मानना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहले यार न्यूक्लियस की जब आप बात करोगे, ठीक है ना,
तो एटॉमिक न्यूक्लियस, देखो थियरी है तो इसलिए थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको, फिजिक्स को थोड़ा सा बायो बनाएंगे, बाकी इंटरेस्टेड बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कॉपी पेन उठा लीजिए अपने साथ, पानी की बोतल रख लीजिए अपने साथ, मैंने भी 10 लीटर की पानी की बोतल सामने ही रखी है, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, कि जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे सामने ही, तेरी इस बोतल से ही सबके सामने पानी पी लूंगा, ठीक है। खैर आप ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्ड का जब प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम था, उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि भैया एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज concentrated in a small volume at the center, जिसको हम सेंट्रल कोर न्यूक्लियस बोलते थे, ये रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? जब आपने लास्ट क्लास में एटम्स पढ़ा था तो वहां पर रदरफोर्ड ने एक और बात भी कही थी कि सर ये जो एटम का साइज है और ये जो न्यूक्लियस का साइज है, इसमें लगभग लगभग 10⁵ बोले तो 1,00,000 गुना का डिफरेंस है, मतलब बड़ा और छोटे का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो यार ये नॉर्मली हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हमें बाद में ये चीज की रियलाइजेशन होती है, हमें बाद में ये चीज पता चलता है कि भाई अगर आप, ये आप सबको पता है, इसमें मुझे कुछ बताने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ये हमें क्या बोलता है कि भाई अगर आपके पास एक एटम है, अब ये गोले का मतलब क्या हो गया भाई, एटम हो गया, ये गोले का मतलब क्या है बच्चे, ये एक एटम है, और ये भी मुझसे यही बोल रहा है कि भैया मेरे पास एक एटम है, और इस एटम के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे ये मेरे पास एक एटम है, और इस एटम के बिल्कुल ही सेंटर पे, ठीक है ना, एक सेंट्रल कोर है जहां पर इस पूरे एटम का मास और लगभग लगभग सारा, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग लगभग सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये हमसे क्या बोलता है कि यार इसके अंदर ना एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन्स होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन्स होते हैं। इस अगर कोई भी न्यूक्लियस है, Z लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी X लिख दे रहा हूं, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसको डिनोट करेंगे Z से। भैया एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है ना, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये सब हम एटम में कर चुके हैं गाइस, है ना। मैंने बोला एटम है, एटम के बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस को दिखाना है, फॉर एन एग्जांपल गोल्ड न्यूक्लियस है, कुछ भी है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है, उसका Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर इसका मास नंबर देखेंगे तो वो A आता है, जहां पर अगर आपको मैं बताऊं तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना भैया। तो इसका मतलब जो A आ रहा है वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच इज अ मास नंबर, विच इज अ मास नंबर। क्या मेरी बात समझ में? मतलब यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस है फॉर एन एग्जांपल, उसके अंदर 15 प्रोटॉन्स है और उसका मास नंबर 31 है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है सर Z अगर 15 है तो A 16 है, यानी कि इसके अंदर 15 अगर प्रोटॉन्स है तो 16 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर। एग्जांपल दे रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स आप लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे और आपको काफी मजे भी आएंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इसने यही बोला मुझे, इसने क्या बोला मुझे कि सर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन, ये यार नॉर्मली बता रहा है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसने लिखा है कि प्रोटॉन जो है उसका कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और जब वो रेस्ट पे रहता है तो उसका कुछ मास भी है।
तो आप लोग लिख सकते हो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट वाली बात है नहीं, ये तो बच्चे बच्चे को पता होती है बात, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये तो इसमें कोई ऐसा डाउट भी नहीं होना चाहिए और ये पता भी होना चाहिए लगभग सबको। उसके बाद ये न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, ये एक चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन, जिसका रेस्ट मास भी हमें दे रखा है आप लोगों के बिल्कुल सामने ही है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। प्रोटॉन पता चल गया आपको, न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। आपको पता रहना चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है। प्रोटॉन का मास 1.6726 है, जबकि न्यूट्रॉन का 1.67 तक सेम है, फिर 49 है, बाकी इंटू 10⁻⁻7 की। तो आज के बाद याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर Z बोले तो प्रोटॉन्स और A-Z बोले तो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन ने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने इसको मिलाकर मास दिया, इसलिए A जो है वो आपका मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहा है, विच इज मास नंबर। यहां तक तो कहानी क्लियर है आप लोगों को। कुछ टर्म्स है जो हमें जानने हैं, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स। देखो भाई, खाली प्रोटॉन्स को तो आप जानते ही है, तो ये प्रोटॉन हो गया। अभी खाली न्यूट्रॉन्स को भी आप जानते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही है, ठीक है ना। उन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, उन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे। यार जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना गाइस, तो उस टाइम पे कैसे पढ़ाते थे ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक बच्चे ने पूछा, तो उस बच्चे ने मुझे क्या बोला कि विनोद सर मुझे ना टीचर बनना है आपकी तरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अगर तुझे शौक है तो शौक तो सबसे बड़ी चीज है यार, शौक तो बिल्कुल होना भी चाहिए और उसको पूरा करने में हेल्प भी करेंगे हम तुम्हारे। उसने कहा सर पर मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाना आता, कोई टॉपिक आता नहीं है, बहुत नर्वस हूं, पता नहीं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा यार शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था। बोला नहीं सर ऐसे मत बोलो, ऐसे तो ना मतलब जो बंदा आईआईटी क्रैक कर लेता है वो हमेशा यही बोलता है कि यार तुम करके तो देखो हो जाएगा, पर उसने तो कर लिया, तो आपको तो पढ़ाना आता है इसलिए आपके लिए तो बोलना आसान है, पर मेरे लिए तो करना बहुत मुश्किल है। गाइस एक दिन था जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया होगा, ठीक है, एक दिन होगा, उस दिन के अंदर ऐसा भी दिन था कि जब मैं अगर पढ़ा रहा हूं, फॉर एन एग्जाम्पल तो मैं ये न्यूक्लियाई का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो घर पे पहले 3 से 4 घंटे पढ़ के आया हूंगा, उसके बाद तो मैं न्यूक्लियाई का चैप्टर मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। ये ऐसा भी दिन आया था। तो और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में जब मैं पढ़ाता था ना, तो अगर मैं न्यूक्लियाई पढ़ा रहा हूं और तुमने रैंडमली मुझसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डाउट पूछ लिया, पहले साल की बात कर रहा हूं, इनफैक्ट दूसरे साल में भी लगभग ऐसा ही था, ठीक है, तो मुझे वो डाउट नहीं आते थे क्योंकि मुझे पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता था। अब कोई भी टीचर ऐसा बोल देना कि भाई क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 99% टीचर से मैं डिसएग्री करूंगा। बोलता कोई नहीं है, होता यही है भाई, बोलता कोई नहीं है पर होता है। क्या होता है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो भाई पढ़ाने से पहले आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है। हाँ आज इतने साल हो गए, मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम नहीं मानोगे तो ये लो भाई, एक क्या टाइम है, 1 मिनट, क्या टाइम हो रहा है, रात के 2:40 हो रहे हैं, ठीक है, और सोने का ही टाइम था मेरा, बट मेरे को रैंडमली मन करता है कि नहीं भाई मैं न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा, और अभी अगर मैं सो गया तो सुबह शायद न्यूक्लियाई पढ़ा नहीं पाऊंगा और मेरा टारगेट मिस हो जाएगा, बच्चों के पास मेरा लेक्चर जाना जरूरी है। पहले दिन पे टीम ने डिले किया था, बट ठीक है, इवन उन्होंने क्या डिले किया था, उनकी गलती थोड़ी ही थी, सारे लेक्चर्स पैक्ड थे, सारे मतलब बाकी टीचर्स के बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे थे,
तो इसलिए फिर वो डिले हो गया। तो उनको ये बात पता नहीं थी कि मैंने बोल दिया था कि सैटरडे को लेक्चर आ जाएगा, सो आई थॉट सैटरडे को आएगा, बट वो नहीं आया, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बट अभी अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, मैं टीम को भेजूंगा ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास आएगा कैसे, है ना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं ठीक है पढ़ाते। अब यही अगर मैं 8 साल पुराना विनोद होता तो भाई मतलब ही नहीं बनता कि मैं ऐसे उठा और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। समझ रहे हो आप लोग। अभी मेरा मतलब मन किया अभी 2:20 पे ही मैंने सेटिंग वेटिंग स्टार्ट करी, 5 मिनट में सेटिंग बिठाई, लेक्चर खोला, चलो भैया पढ़ाना। क्यों? पिछले 8 साल में इतनी बार पढ़ा दिया है ये सेम चैप्टर कि अब तो मतलब बिल्कुल एक हिसाब से रट चुका है। अब तुमसे नींद में भी कोई पूछे ना भैया 4 4 था, तुम नींद में आवाज मार दोगे 16, उसी तरीके से ये सब मुझे आ गया है। तो जो भी बच्चे अपने जिंदगी का करियर स्टार्ट कर रहे होंगे किसी भी चीज में, नॉट इवन टीचिंग में, आप बिल्कुल नौसिखिए है उस टाइम पे। आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि भैया आपसे गलतियां नहीं होगी, आपको कुछ नहीं आएगा। यार शुरुआत एक ना एक दिन हर कोई करता है। हाँ, उसमें गलतियां भी होती है, फेलियर्स भी आएंगे और अप्स एंड डाउन्स होंगे बहुत सारे। और उसमें अब तुम्हें हमें ये देखना है कि भाई तुम उसमें पास होते हो या फेल होते हो, ठीक है ना। और जो पास हो गया तो वो तो भाई वैसे भी ऊंचाइयां चढ़ रहा होता है। तो कभी भी फेल होने से बिल्कुल भी नहीं डरना है भाई। तुम्हें शुरुआत करनी है, तुम्हें अगर टीचर की जर्नी में जाके भी शुरुआत करनी है तो भाई तुम पहले पढ़ के पढ़ाओगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज पर्सनली ये सजेस्ट करता हूं कि तुम साथ साथ में 1 घंटा 2 घंटा नॉर्मली अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए पढ़ा सकते हो। बट अगर तुम सोचो कि 12th के जस्ट बाद टीचर टीचिंग को एज अ प्रोफेशन बना ले, तो यार देखो वहां पे ना फिर पैसा आने लगेगा, पैसे के सामने फिर पढ़ाई जो है ना फीकी पड़ जाती है। फिर लगता है 2 क्लास ले रहे, 2 के 4 ले लो, 4 के 8 ले लो, 8 के 10 ले लो, 10 के 12 ले लो। फिर ऐसे क्लासेस आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी पढ़ाई कम होती जाएगी, क्योंकि अब जब आपने पढ़ाने में ही पूरा एनर्जी वेस्ट कर दिया तो आप पढ़ क्या पाओगे, ठीक है ना। तो वहां पर फिर थोड़ा सा लालच आ जाता है, और वो थोड़ा सा जो लालच होता है ना, वो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ में डाल सकता है। सो गाइज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो 12th के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन तक तो मिनिमम एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मतलब पॉकेट मनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट के निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा सा कुछ कुछ आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का टॉपिक भी रिवाइज होता रहे, एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहे, और साथ ही साथ में उस टाइम पे थोड़ा पैसा भी आता रहे। ग्लास और बॉटल कुछ है नहीं, नीचे है, सब लोग नीचे वाले फ्लोर में है, सब चीज़ है। एक 10 लीटर की पानी की बॉटल है, तो ये देखो आधी खत्म हो गई थी कल ही, ठीक है ना, और आधी आज खत्म करेंगे ऐसे। देखो लाइव क्लास में, ठीक है, कोई रिकॉर्ड करके अपलोड मत करना। ठीक है, तो लाइव क्लास में मजे आ गए। 10 लीटर की पानी की बोतल से विनोद सर पी रहे हैं पानी, ठीक है ना। हाँ, खैर, तो यहां से देखो अब भाई, यहां पर मैं वही बता रहा था कि शुरुआत में जब मैंने ये न्यूक्लियॉन्स पढ़ाया था तो मुझे आज भी याद है, बच्चे ने डाउट पूछा न्यूक्लियॉन्स के बारे में, एंड आई वाज ब्लैंक। पढ़ के आया था बट आई वाज ब्लैंक। पहला साल था मेरा, घर जाके बहुत बेइज्जती हुई कि यार इस बच्चे के सामने तो मतलब मेरी इतनी बेइज्जती होगी, मैं इसको ये नहीं बता पाया, ये बच्चा मेरे बारे में कल को क्या सोचेगा, घर पे क्या सोच रहा होगा, एंड ऑल एंड ऑल, मतलब बहुत सारी बातें। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी चीज करो तो पहले से बहुत सोच समझ के, ठीक है ना, शुरू करेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? आपने कहा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यहां पर 60 प्रोटॉन्स है फॉर एन एग्जाम्पल नॉर्मली, और मास नंबर इसका 121 है। व्हाट यू आर सेइंग कि प्रोटॉन 60 है तो न्यूट्रॉन्स आपका 61 है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो अक्सर बच्चे बोल जाते हैं कि सर यहां पर ना 60 न्यूक्लियॉन्स है, मतलब न्यूक्लियॉन्स इज नॉट अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कह रहे जब एक साथ है तो सभी को न्यूक्लियॉन्स बोलोगे, प्रोटॉन्स को भी न्यूट्रॉन्स को भी। तो यहां पर आप इसमें कह सकते हैं भैया न्यूक्लियॉन्स जो है यहां पर 121 है, क्योंकि दोनों एक साथ है। तो यहां पर जो मेरा न्यूक्लियॉन्स का नंबर आ रहा है दैट इज बेसिकली 121। यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स है बच्चा दैट इज 121। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, पक्की बात है। इसके बाद बातचीत आती है एटॉमिक नंबर की।
एटॉमिक नंबर में वो कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय Z। मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसको Z से डिनोट करेंगे, और उसी को हम लोग उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देन इट इज कमिंग हियर मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? तो इसके अंदर टोटल कितने प्रोटॉन्स है और टोटल कितने न्यूट्रॉन्स है उसको मिलाकर बोलते हैं मास नंबर। और इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दिख रहा है, उसके साथ अगर Z दिख रहा है, मानी नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर न्यूट्रल है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, बस सिर्फ न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। मतलब Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज दोनों का 0 हो जाएगा, बराबर होना जरूरी है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, विच इज ए। तो मैंने आपको बताया कि 60 अगर प्रोटॉन्स है तो 121 न्यूक्लियॉन्स है। पेयर नहीं बोल रहा है, एक साथ है, इसलिए सबको न्यूक्लियॉन्स बोल रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, दैट इज ए माइनस Z। आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को इसका प्लीज स्टॉप करके इसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप नहीं लिखोगे इसको तो फिर उसके बाद में जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ढूंढते रह जाओगे और आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी। गॉट इट गाइस, चलिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत आएगी न्यूक्लियर मास की। अब बातचीत आएगी बच्चे न्यूक्लियर मास की। ये जो न्यूक्लियर मास है ये क्या है? जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोला और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बोला, उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन्स कुछ mp है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कुछ mn है, और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मास। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूं तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास इज न्यूक्लियस का मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब बातचीत आती है न्यूक्लियाइड। देखो भाई, अब बात आती है उस न्यूक्लियस के नामकरण की। कोई भी न्यूक्लियस को आप नामकरण कैसे करेंगे? X लिखा, मुझे नहीं पता, नीचे में मैंने Z लिखा, तो ये उसका एटॉमिक नंबर, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया, और ऊपर में A लिखा तो मतलब उसमें A इज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और सिंबॉलिकली अगर मैं बोलूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये आपका जो भी बात हो रहा है तो ये एक न्यूक्लाइड है भाई, ठीक है ना। यदि A और Z आ गया उस न्यूक्लियस के साथ तो वो एक न्यूक्लाइड आ गया। मतलब एक पर्टिकुलर अब आपको रेफरेंस बता रहा है, अब आपको कह रहा है कि ये न्यूक्लियस क्या है। देखो, जब तक न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता तो हम सिर्फ नॉर्मल न्यूक्लियस बोल रहे हैं, बट जब उसने Z भी दे दिया, A भी दे दिया, मतलब उसने पर्टिकुलरली कैटेगराइज कर दिया कि भैया आप यहां पर अगर देख रहे हैं तो आपका जो Z और A दे रहा है ये अब आपका एक न्यूक्लाइड हो गया, नामकरण हो गया इसका। जैसे कि गोल्ड न्यूक्लियस, तो अगर नॉर्मल न्यूक्लियस है दैट इज ओके, बट अगर उसने बोला कि गोल्ड न्यूक्लियस, आपने जैसे ही बोला AU 79197, वही से आप समझ गए कि यार ये एक न्यूक्लियाइड हो गया जिसमें Z और A माइनस Z दोनों दे रहा है, और इसके अंदर 79 प्रोटॉन्स है, 197 न्यूक्लियॉन्स है, और अगर न्यूट्रॉन्स है तो वो आपका 118 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज नोट डाउन दिस। मैं पीछे साइड हट जाता हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा बच्चे, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे पार्टी, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहाँ पर, पक्की बात है। आई डोंट फील दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलिए अब बातचीत करेंगे हम लोग आइसोटोप्स की। कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जो हमें यहां पर पढ़नी है, जैसे कि आइसोटोप्स, जैसे कि आइसोटोप्स बच्चे। अब ये आइसोटोप्स क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है एटम का, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिसमें सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। भाई कोई भी एलिमेंट है एटम्स का
जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको आप आइसोटोप्स बोलते हैं. The atoms of an element which have the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. भैया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. देखिए 1H1, 1H2, 1H3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्रोटॉन सब में सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. प्रोटॉन्स तो सब में सेम है, ठीक है भैया. यहां पर सिर्फ प्रोटॉन है बस. इधर एक प्रोटॉन है तो एक न्यूट्रॉन भी है, और उसको ट्राइटियम में देखेंगे तो प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन 2 है. सो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, उस एटम में अगर सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है तो आप वहीं पर कह देंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. एंड आई होप यू गाइज आर वेरी ओके विद दिस. प्लीज आप लोग जो है इसको नोट डाउन करिएगा. एक जगह पे खड़े हो के पैर में लिटरली जो है ना पेन सा हो रहा है काफी ज्यादा, और एक जगह पे बैठे बैठे बिल्कुल मजे नहीं आ रहे पढ़ाने में, क्योंकि आदत नहीं है एक जगह पे बैठे बैठे पढ़ाने की. बट ठीक है यार, थोड़ा सा बैठ जाएंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे, थोड़ा सा खड़े होके पढ़ा देंगे, और कोशिश पूरी करेंगे कि चैप्टर आपका खत्म हो जाए. ठीक है ना? गॉट इट गाइस. पेन किलर ले रखा है मैंने, बट स्टिल अगर थोड़ा सा हो जाए. ठीक है बच्चे, तो आइसोटोप्स की कहानी तो आपकी क्लियर हो गई. अब बात आती है बेटा आइसोबार्स की. सर ये आइसोबार्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज आइसोबार्स? वे एटम्स जिनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उन एटम्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं. The atoms having the same mass number but different atomic number are called atoms. Are called isobars. The atoms having the same mass number but different atomic number are called isobars. उनको क्या बोलते हैं बच्चे? Isobars बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही? Atoms having the same number, same mass number but different atomic number are called isobars. जैसे कि 1H3, 2H3, दोनों में मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में अलग ही है ना? क्लोरीन, सल्फर, प्रोटॉन एक में 16 है, एक में 17 है, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिलाकर नंबर दोनों में सेम है, विच इज 37. कैल्शियम, आर्गन, उसमें भी एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, बट अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो वो दोनों में बराबर है. एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. हाँ जी बच्चों, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, और जैसे ही नोट डाउन हो जाए फिर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ जी बच्चे पार्टी. ठीक है बच्चे, तो आपने आइसोटोप्स भी कर लिया, आपने आइसोबार्स भी कर लिया. अब बातचीत आ रही है बेटा आइसोटोन्स की. सर ये आइसोटोन्स क्या है? अब जिन भी न्यूक्लाइड्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, सेम हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा. जैसे कि क्लोरीन और पोटेशियम में आपका एटॉमिक नंबर भले ही 17 और 19 है, लेकिन 37 माइनस 17 इज 20, 39 माइनस 19 इज 20. इसका मतलब दोनों में जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल सेम है. इसका मतलब दोनों में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल सेम है. एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. जिस तरीके से आपका मरकरी और आपका ये Pu, ठीक है ना, इन दोनों में भी ये Pu नहीं है, बेसिकली Au है, ठीक है ना. So this is gold, not Pu, ठीक है ना.
जिस तरीके से आपका मरकरी और गोल्ड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भले ही डिफरेंस है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तो उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। चौथा भी एक टर्म है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, फिर आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस आइसोटोन्स, देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट आइसोमर्स। प्लीज नोट डाउन दिस आइसोटोन्स, देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट आइसोमर्स। आप आइसोटोन्स पढ़िए, फिर आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो सर आइसोमर्स क्या है? ये वो न्यूक्लियाई है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जिनका मास नंबर सेम है, लेकिन ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका न्यूक्लियस है कोई, वो ग्राउंड स्टेट में है। सेम न्यूक्लियस अगर आपका किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स है। मतलब यहां पर कोई दो अदर एलिमेंट्स नहीं है, एक ही एलिमेंट के कोई दो अदर एटम्स नहीं है, सेम ही न्यूक्लियस है। वो ग्राउंड स्टेट में है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब एनर्जी लेवल डिफरेंस हो गया, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम है, इसको बोलेंगे आप लोग आइसोमर्स। इसको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। तो मैं रिक्वेस्ट तो यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग प्लीज इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है कहानी? कर लोगे? बताइए। नाउ एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट को आप कैसा डिफाइन करते हैं? 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। One atomic mass unit is defined as the 1/12 of the actual mass of carbon 12 atom। ठीक है ना? एक AMU को आप डिनोट करते हैं जस्ट बाय यू। 1 AMU is denoted by just AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट को आप AMU से डिनोट करते हो, चाहे आप U से डिनोट करते हो, और जो एक AMU का मास है दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, नोट करिएगा, 1.660565 इंटू 10⁻⁻12 kg। अब आप किसी भी मास को AMU के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन से किसी भी मास को आप AMU या फिर U के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी। सो आई विल रिकमेंड टू नोट दिस डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को आगे का कराऊंगा। हाँ जी बच्चे, क्या ये कहानी समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बोलिए। सही है। अब एक बात बताओ, ये तो आपने कर ही लिया, ठीक है ना? अब जैसे अगर आपको, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होनी भी नहीं चाहिए, बट स्टिल आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास को AMU में इतना है, प्रोटॉन का मास AMU इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है। अब ये क्या है? कुछ नहीं है यार, इधर क्या है, क्वेश्चन जब पूछता है तो ये गिवन होता है, आपको याद नहीं करने हैं, ये ऑलरेडी गिवन होगा जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का कितना है, हाइड्रोजन का क्या है। ये आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि AMU में किसका कितना मास होता है, ठीक है ना? हाँ, ये जो राइट साइड में वैल्यूज है केजीज में, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 1.67 तक तो पता है, अक्सर वो एक और डिजिट में पूछ लेता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि 26 है और 49 है। तो इसको तो आप बिल्कुल बार बार मतलब याद कर लो, या तो मोबाइल के वॉलपेपर पे चिपका दो, जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि भैया न्यूट्रॉन जो है भारी है हल्का सा प्रोटॉन से। गॉट गाइस? अब ये क्या टर्म है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने बार बार एटम्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था,
ठीक है ना। ये कह रहा है कि भैया यदि हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है ना, उस केस में उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। यार बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, वोल्ट बोले तो पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल तो वर्क डन होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल तो वर्क डन होता है, वर्क डन बोले तो एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखना हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बोलते हैं। तो अगर आपको किसी को भी अगर देखो, यहां पर मैं कुछ लिखवा देता हूं, क्वेश्चंस में अक्सर आते हैं। सो टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यदि आपको किसी भी टर्म्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, मतलब -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये मिलियन बोल लो, मेगा बोल लो, तो ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, विच इज 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, विच इज 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से तो ये आप सभी बच्चों को क्लियर है, बाकी आप देखिए जैसा आपको फीलिंग आए, हम उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। गॉट इट गाइस? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या यहां तक हो गया आप लोगों का? हाँ जी बच्चों, इज इट डन टिल हेयर? इज इट डन टिल हेयर? बोलिए। इफ यस प्लीज से यस, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउ रिलेशन बिटवीन AMU एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU। बोल रहा है AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? कह रहा है सर, अगर आपने देखा है तो आपने कहा एनर्जी इज इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन की एनर्जी रिलेशन। अब इसमें अगर मास की जगह आप 1 AMU डाल दोगे तो एनर्जी कितना आएगा, वहां पर जब हमने पूरा कैलकुलेट किया, पहले तो आप इस पेज को नोट डाउन करने की कोशिश करें, पहले तो आप इस पेज के लिए रुक जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज को नोट डाउन करिए, इस पेज के लिए रुक जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, कर लिया बेटा आप लोगों ने ये चीज? तो ये आपका इस तरीके से हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 2.998 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप बोल सकते हो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 AMU इज 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है भैया? तो प्लीज, अच्छा बहुत सारी किताबों में इसको 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना हो जाए, बस वो अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी है यहां पर भी, तो इसलिए ऐसा लिखा हो रहा है बहुत सारी बुक्स में। करिएगा नोट डाउन बच्चा पार्टी, आगे बढ़ेंगे फिर। यहां तक नोट डाउन करिएगा आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चा, करने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों का हो ही गया होगा, यहां तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों का हो ही गया होगा बच्चे, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अब बातचीत आती है न्यूक्लियर साइज की, अब बातचीत आती है न्यूक्लियर साइज की। यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे बच्चे, जब हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दिया? वहां पर फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को यूज करा गया और न्यूक्लियर साइज को निकालने की कोशिश करी गई। तो इन्होंने क्या बोला कि अज्यूम न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल। इन्होंने न्यूक्लियाई को एक स्फेरिकल बॉडी मानी, और क्योंकि न्यूक्लियाई का मास भी है तो उसका वॉल्यूम भी एस्टिमेट किया। तो इसका मतलब भैया न्यूक्लियाई का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 πr³ रहने वाला है, बिकॉज एक किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहां पर बोला कि अगर न्यूक्लियस का रेडियस आर है तो इस एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे पता चला कि भाई ये जो इसका जो वॉल्यूम है ना वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है कि उसका ए कितना है, मानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड, उसका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यहां से अगर आप देखोगे तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्यूब है तो पावर 1/3 हटा दो, तो यहां पर मतलब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर 1/3 का। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर 1/3 का। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, जितना आप लोग समझ पा रहे हैं और जितना आप लोग कर पा रहे हैं। क्या यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं? क्या यहां तक की कोई कहानी तो नहीं? हाँ भाई बोलो। आई होप सो। ठीक है बच्चे पाड़ी, आई डोंट फील सो देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। बहुत सही है यार, बहुत सही है। अब बातचीत आ रही है कि सर आपने बोला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ठीक है ना? तो हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को कांस्टेंट में बदल देंगे। नाउ दिस इज आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट जो कि न्यूक्लियर फोर्स के ऑर्डर के रेंज का है, ठीक है ना? तो आर नॉट जो है ना वो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही है तो उसके लिए आर नॉट की वैल्यू ये फिक्स है, ठीक है ना? इसको आप बोलेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर -15 फर्मी या फेम्टोमीटर, फर्मी या फिर फेम्टोमीटर। क्या मेरी कहानी यहां तक समझ में आ रही है? आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? मिलते हैं आपसे आप ही के अगले पेज पे। यहां तक प्लीज नोट डाउन करिए आप लोग, यहां तक प्लीज नोट डाउन करिए आप लोग। हाँ जी बच्चों, ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना बच्चे? ये बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। गॉट इट गाइस? बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से आपने न्यूक्लियर मास पढ़ा, ठीक है ना, जिस तरीके से आपने न्यूक्लियर साइज पढ़ा उसका वॉल्यूम, तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी होता है। और न्यूक्लियर डेंसिटी क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो हमें बता देगा मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो सीधा सीधा होता है भैया न्यूक्लियस का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? ए। और एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर है। भैया चाहे आप प्रोटॉन ले लो, चाहे आप न्यूट्रॉन ले लो, और चाहे आप AMU ले लो और कंपेयर कर लो, AMU 1.66, दैट इज 1.67, दैट इज 1.67 केजी में, 10 की पावर -27 केजी में। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मास जो है ना, m इज द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन। तो a तो टोटल मास नंबर है और एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m है, तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा? एक न्यूक्लियॉन का मास और जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है यानी ma। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आई विल से 3ma by 4 pi r cube. This is the density. This is the density. इसको भी आगे कन्वर्ट कराता हूं आपके लिए, पहले यहां तक नोट डाउन करो। इसको भी आगे करेंगे
और इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे आगे की तरफ को, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो पहले ये तो कर ही लो आप लोग, देन वी विल मूव अहेड। यहां तक तो कर ही लो आप लोग। हाँ जी बच्चों, तो जब रो आपका 3ma/4πr³ हो गया, इफ रो इज 3ma/4πr³, तो आपने एक ये भी चीज तो पढ़ी है, दैट r इज r0 a⁻⁴ तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रो इज 3ma/4πr0 a⁻⁴ का होल क्यूब। सही है बच्चे? तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। सो रो इज देन 3ma/4πr0 का होल क्यूब। ए से ये तो कट गया ना, तो ए से, सो 3m/4πr0 का होल क्यूब। अब आपके पास m की वैल्यू है विच इज AMU, r0 फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.5, ऐसा ही कुछ था, फर्मी पाई की वैल्यू है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगले पेज में मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है ये कितना है। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 3m/4πr0³। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 3m/4πr0³, क्योंकि 4/3 था तो 3 ऊपर चला गया, सो 3m/4πr0 का होल क्यूब। सो दिस इज लाइक 3m/4πr0³। दिस इज लाइक 3m/4πr0³। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हमें क्या दिया कि सर ये जो m है ये तो इतना है, मतलब AMU तो इतना है, r0 इज 1.2 फर्मी, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और जब इसको कैलकुलेशन में डाला गया तो ये लगभग 2.30 इंटू 10⁻17 kg/m³ आया। इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा का मतलब ये है कि एक बहुत ही ज्यादा छोटी जगह पर, एक बहुत ही ज्यादा छोटी पॉइंट पर एक बहुत ज्यादा डेंस पार्टिकल है जिसको आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसका डेंसिटी लगभग 10⁻17 के ऑर्डर के आसपास का है। सो आई वुड रिकमेंड आप इसको नोट डाउन करिए। न्यूक्लियर साइज पढ़ लिया आपने, न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ लिया आपने। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। यस बच्चे पार्टी, एवरीबॉडी प्लीज नोट दिस डाउन बच्चों। बारी आ गई हमारी बैठने की भी, किस पैर में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया, पैर में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया बच्चे। सही है बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब देखो, नॉर्मल इसने बोला कि द न्यूक्लियर मास ऑफ 2656 Fe इज इतना, कैलकुलेटेड न्यूक्लियर डेंसिटी। ट्राई कर लेना घर पे, शायद आपसे बन जाए। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर भाई हम तो करा ही देंगे। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा तो मुझे बहुत हेल्प होगी। हेल्प किस बात की होगी? मुझे मजे आएंगे और तो क्या ही हेल्प होगी, है ना। पेपर में तो आप ही की आना, हेल्प आप ही की होनी है। क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मली पढ़ने की कोशिश करते। यहां पर इसने हमें न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी बता रखी है, एक बार जानने में कोई हर्ज नहीं है।
कह रहा है सर न्यूट्रॉन एक एलिमेंटरी पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है, ठीक है ना, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स की न्यूक्लियाई में है हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि 1H1 में सिर्फ एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं था। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास प्रोटॉन से लगभग बिल्कुल ही ना मात्र भर ज्यादा होता है, उसका 1.6726, इसका 1.6749। ठीक है बच्चे, ये तो आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं, लेकिन आउटसाइड न्यूक्लियस ये अनस्टेबल होते हैं। एक फ्री न्यूट्रॉन जो है वो खुद ब खुद पड़े पड़े डिके हो जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। एक ऐसा एलिमेंटरी पार्टिकल है जिसका चार्ज तो जीरो है और जीरो रेस्ट मास है, लेकिन उसका मीन लाइफ कुछ 1000 सेकंड के आसपास है, मतलब 1000 सेकंड के बाद वो खत्म ही हो जाएगा। तो एक न्यूट्रॉन अगर विदाउट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर है, उसको छोड़ दोगे ऐसे, तो वो आपका प्रोटॉन यानी कि 1H1 प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि -10E प्लस आपका इधर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना, इसमें और बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन की कहानी आप बता रहे हो तो नॉर्मली एक न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज नहीं है, जिसका कुछ मास है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे जाके हमें पढ़ना पड़ता है न्यूक्लियर फोर्स। भैया एक्चुअली क्या है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियस। देन मतलब तो न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, लेकिन हाँ ये एक बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे कि ऑन एन एवरेज अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2 से 3 फर्मी या फिर 4 फर्मी के आसपास तक ये अवेलेबल है। अदरवाइज उसके अगर आपने डिस्टेंस उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो आपका ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। क्या मेरी कहानी यहां तक की क्लियर कहानी है? क्या मैं इसके आगे बढ़ सकता हूं बच्चे? इसने डिस्टेंस के साथ वेरिएशन भी बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का इसने वेरिएशन बता दिया, ठीक है ना, कि सर आप अगर देखोगे तो ये जो R0 बराबर 0.8 फर्मी है, अगर ये आपका 1 है तो ये 0.8 फर्मी है, और इस पॉइंट पे ये कह रहा है सर मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यदि आप डिस्टेंस इससे कम करोगे, यदि आप देखो यहां तक, तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये आपका 3 × 10⁻³ -13 सेंटीमीटर है, जिसको आप जनरली फर्मी के टर्म्स में कह सकते हैं, ठीक है ना, 3 बोलो 4 बोलो। तो 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब आपका सबसे स्टेबिलिटी ज्यादा वहीं पर है। आप डिस्टेंस को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका इंटरैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डिस्टेंस को जैसे आप R0 से बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे 0 तक डिक्रीज करेगी, फिर उसके बाद R वैल्यू तक इंक्रीज करेगी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो R0 पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस करोगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती चलेगी। इसका बड़ा क्लियर सा फंडा है कि भैया 4 फर्मी पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल, मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब हमें समझ में आ ही गया कि भैया ये वाकई में एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये नेगेटिव क्यों दे रहा है? ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। और आगे ये हमें बोलता है चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। आगे ये हमें बोलता है सर चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स से देखा है कि 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, या फिर 2 प्रोटॉन्स के बीच में, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कभी भी। इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछे न्यूक्लियर फोर्स की वैरायटी क्या है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है, तो एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है सभी फोर्सेस में से, ठीक है ना, देन शॉर्ट रेंज फोर्स है, काफी कम दूरी तक है, और अगर तीसरा आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ती चलेगी। और जैसे जैसे
मतलब 0.8 फर्मी से ज्यादा, 0.8 फर्मी पर तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मोस्ट स्टेबल है। उससे पोटेंशियल एनर्जी कम करो, उससे डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज एक ग्राफिकल के फॉर्म में इसने समझाया है। फोर्थ चीज कह रहा है कि सर चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, किसका, न्यूक्लियर आपका फोर्सेस का, किसका, न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो इसको मैं यही कहूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लो एक बार यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लो आप लोग, देन वी विल बी मूविंग हेड बच्चा। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चा पाड़ी। कह रहा है सर, कह रहा है सर यहां पर आगे देख लीजिए, ठीक है। ये एक, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। एक और प्रॉपर्टी पढ़ लो, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, कूलम्ब्स लॉ वाले में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस में, उन सब में फोर्सेस जो है वो सेंट्रल है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स पर वो फोर्स लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स कह रहा है भैया ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स कह रहा है भैया ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्या ये नॉन सेंट्रल फोर्स है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है। आ रही है बात समझ में? ये क्या है आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है ये आपका। मेरे हिसाब से तो ये बातचीत आपको समझ में भी आ रही है और ये चीज आपको अच्छी भी लग रही होगी। बोले बच्चा पाठी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल। ठीक है भैया। अब बातचीत आती है भैया आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। तो यार ये क्या बोल रहा है कि सर मास किसी भी पार्टिकल का अगर मेजर हो रहा है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि वो अगर रेस्ट पे रखा होता तो उसका कितना मास होता, उसके अकॉर्डिंग उसका मास उसके स्पीड के साथ कैलकुलेट किया जा रहा है। एक तो एम नॉट है विच इज रेस्ट मास। अब उसको अगर कुछ स्पीड दे दी गई तो उसकी कुछ एनर्जी भी है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। अभी इस मोमेंट पे अगर आपको उसका मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए रेफरेंस जो रहने वाला है दैट इज एम नॉट विच इज द रेस्ट मास, दैट इज एम नॉट विच इज द रेस्ट मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जो कि हमसे क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हमसे बोलता है कि सर सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरैक्शन। यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी बढ़ेगा तो मास कम होगा, मास बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी बढ़ेगा तो मास कम होगा। आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी states that the sum of the mass energy of a system of particles is the same before and after their interaction, is the same before and after their interaction. I hope this is very very clear to you all बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक नोट करो, मास डिफेक्ट एक बहुत प्यारा टॉपिक है, मास डिफेक्ट एक बहुत ज्यादा प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक को मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्टोरी, with the help of a small story. नोट डाउन हो गया बच्चे? अब देखो यार, एक्चुअली क्या है ना बच्चे, मेरे पास एक तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चे? न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। मेरे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर भैया न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने तो कह दिया न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी है, मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक बात। ये जब रेस्ट पे होगा तो इसका कुछ मास होगा, ये जब रेस्ट पे होगा तो इसका कुछ मास होगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस का रेस्ट मास कुछ और है, कुछ मास डिफरेंस है और वो क्या बोलता है? डेल्टा एम। कह रहा है सर प्रोटॉन का अकेले में मास, न्यूट्रॉन का अकेले में मास
इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से जो न्यूक्लियस का मास होगा वो कम होगा इन दोनों के प्लस वाले सम से, और वो जो डिफरेंस आएगा उसी को अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है कि ये आपका रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन है, ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, ये वाला रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा, रेस्ट मास। तो खाली प्रोटॉन, खाली न्यूट्रॉन, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उनमें मास का डिफरेंस, और उसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसको कुछ कहानी से कुछ इस तरीके से क्लियर करता हूं कि जैसे एक बच्चा है, उसने एक हॉस्टल के लिए रूम बुक करा है, और उसको वो लैंडलॉर्ड ने वो रूम दिया है 5000 रुपीज पर मंथ के लिए, ठीक है जी, और वो पे कर रहा है। उधर ही एक कोई और बच्चा भी है, उसको मिल गया, उसका क्लासमेट ही है, और वो भी एक पर्सनल अपने रूम का 5000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार थोड़ा सा खर्चा अगर हम कम कर देंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि यार हम ना अपने लैंडलॉर्ड से बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी कि सर एक काम करते हैं, ये एक रमेश है और एक सुरेश है, सर मैं भी एक एक्स अमाउंट पे कर रहा हूं, यानी 5000, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, मैं भी 5000 रुपए रेंट पे कर रहा हूं, मैं भी 5000 रुपए रेंट पे कर रहा हूं। हम ना यार दोनों एक साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, और मैं ये रमेश प्लस सुरेश दोनों अब एक सिंगल इंडिविजुअल रूम में रहेंगे, यानी कि अब ये रमेश प्लस सुरेश, पहले दो दो रूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे थे, अब इन्होंने लैंडलॉर्ड को बोला कि सर आप ना एक काम कर लीजिए, 7500 में बात डन कर लीजिए, ठीक है ना, और इन दोनों को भी अब इंडिविजुअली 3750 का पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसी तरीके से खाली प्रोटॉन का मास कुछ और था, खाली न्यूट्रॉन का मास कुछ और था, जब ऐड किया गया तो उन दोनों का मास जब देखा तो थोड़ा कम आ रहा था, वो जो डिफरेंस था उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा कम क्यों आ रहा था उसके पीछे भी आपको बताएंगे, क्योंकि यार एक्चुअली उनको जोड़ना भी तो था, और अगर उनको जोड़ना है तो वहां पर एनर्जी का भी तो रोल है ना, और मैंने कहा था मास बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, तो जब एनर्जी बीच में आ गई तो इसका मतलब मास आपका ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस बात को अगर नहीं समझ में आए तो एक दोबारा सुन लेना, इसको थोड़ा सा रिवर्स करके आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा भैया डेल्टा एम जो है दैट इज जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। एम की जगह आप अगर पूरा एम एन लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, एम की जगह अगर आप पूरा एम एन लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, तो है ना। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना बच्चे। अब इसके बाद क्या बात होती है यहां पर, इसके बाद होता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बाद क्या होता है बच्चे, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस क्या होता है, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। तो मतलब ये है, जैसे होता है ना कि भैया पैकिंग फ्रैक्शन मतलब नॉर्मली जैसे अगर कुछ चीज भी पैक कर रहे हैं तो उसमें जो मास का डिफेक्ट आया है वो कितना है उसमें से, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर इस पूरे न्यूक्लियस में देखाएंगे पूरा मास है, उसमें कुछ मास डिफेक्ट आया तो उस मास ने जो है ना कितना हिस्सा ले रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो एक फॉर्मूला होता है दैट इज मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर डेल्टा एम बाय ए, सर डेल्टा एम बाय ए। सो दिस पैकिंग फ्रैक्शन इज मास, दिस मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर, दिस पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कि सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अब यार इसने बोला बाइंडिंग एनर्जी। सर देखो मैंने कहा था जब दोनों जुड़ेंगे तो एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो वो ये बोलता है कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियाई है उसका मास अगर कम है तो इसका मतलब भैया एनर्जी का तो एक्सेस है ही। तो एक किसी भी न्यूक्लियाई को अगर मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में उसके इंडिविजुअल मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है, सेपरेट करना है, एक ऐसे डिस्टेंस तक सेपरेट करना है कि वो अब इंटरैक्ट ना कर सके, तो उस केस में हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंड एक्चुअल में दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, और उसको हम डेल्टा ई बी, जिसको हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बोल सकते हैं।
जिसको हम लोग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बोल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल बच्चे, जिसको आप डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी का अगर आपको एक्सप्रेशन करना है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बच्चों से, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन को कराता हूं, डेल्टा ईबी वाले को। ठीक है बच्चे, सो आई वुड से कि सर मेरा डेल्टा ईबी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा ईबी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा ईबी क्या है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है। और आई कैन से डेल्टा ईबी जो है दैट इज z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो डेल्टा एम हो गया, और इसी को अगर आप सॉरी गाइस, हमारा कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, हमारा कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। आप लोगों को अब मैं दोबारा से बता देता हूँ यार, डेल्टा ईबी के बारे में बता रहा हूं मैं दोबारा से। सो डेल्टा ईबी इज यार डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब डेल्टा एम क्या है? जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर। दिस इज दी बाइंडिंग एनर्जी। आई होप आप लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है भैया, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सही है भैया। और बाइंडिंग एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी दिखा रहा है कि यार वो सरप्लस एनर्जी जो एक न्यूक्लियॉन देता है, जब वो आपका एक और न्यूक्लियॉन के साथ अट्रैक्शन करता है, जब वो आपस में बाउंड होते हैं एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, नहीं समझे, उसको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे तो फिर उसके बाद वो टूटेगा, है ना। एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो टूट जाए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक एक न्यूक्लियॉन है, मतलब आपका एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा? उनका मास धीरे धीरे कम होने वाला है। तो अब ये जो सरप्लस एनर्जी बचती है, ये जो वो दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो जुड़ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। आपकी मर्जी है, कोई भी डेफिनेशन लिखो, ये मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखवा दिया। नाउ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बहुत सारे सूत्रों के अनुसार पिछले 2-3 साल में ये कंफ्यूजन चल रही है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व अपने पेपर में है कि नहीं है, पेपर में है कि नहीं है। तो जहां पर कंफ्यूजन आएगा इतना सारा, वहां पर मैं ये चाहता हूं कि हम करवा देंगे तो ज्यादा बेटर है। वहां पर अगर हम आपको करवा ही देना, सो दैट इज बेसिकली मोर बेटर देन ये कंफ्यूजन में रहना कि भैया पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आ रही है बात समझ में? सही बात है बच्चे, मेरे हिसाब से तो समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है ना। बाकी देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। एक्चुअली अगर मैं आपको यहां पर डेल्टा ईबी सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बैटरी हमारी थोड़ी सी हिल गई है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो 2 बार ये ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था। इस बार ही देखते हैं, अगर कुछ इश्यू होगा तो मैं एक बार पॉज करके देख लूंगा फिर। हाँ, तो अब मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डेल्टा ईबी बाय ए, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जितना भी आएगा ना डेल्टा ईबी पर ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
ये हमें स्टेबिलिटी बताता है उस न्यूक्लियस की। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of a nucleus gives the measure of the stability of that nucleus, give the measure of the stability of that nucleus। वो हमें उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेजर दे रहा है। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा किसी भी न्यूक्लियस का, उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, वो ये है। अगर आप इस कर्व को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहले एक बारी मैं अपना प्रॉब्लम चेक कर लेता हूं, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम कमिंग हियर। चलो आप कोई बात नहीं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको एक बार तरीके से चेक कर लो बेटा, ठीक है ना। एक बार इसको तरीके से चेक कर लो, तब तक देख, है ना। इसका एक बार आपने चेक कर ही लिया होगा। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है आपने देख लिया। ये कर्व को आप जब बना रहे हैं या स्क्रीनशॉट है आपके पास, तो इस कर्व को आप अपने पास रखिए। इस कर्व में बोला है कि सर कुछ न्यूक्लियाई जैसे कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनको छोड़कर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक छोटे से स्मूथ कर्व के ऊपर लाई करती है। जैसे कि अगर आपको यहां से कर्व बनाना है तो आप बिल्कुल प्यारा सा एक कर्व कुछ इस तरीके से बना सकते है ना। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसके कहने का तो मतलब ही यही है कि ये हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़कर इनका अपना अलग ही मैक्सिमा है। बाकी जितने भी आपके ये इनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके न्यूक्लियाई है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई जो है वो इस स्मॉल स्मूथ कर्व पर लाई कर रहे हैं। और कह रहा है कि सर जो भी आपके लाइट न्यूक्लियाई है जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल है। अगर 2 से 20 तक का मास नंबर का रेंज है तो वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा कर्व पर है। दिखाऊंगा अभी इसका क्या मतलब है। जैसे ये आपका मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मोर स्टेबल, हायर स्टेबिलिटी। कुछ मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये, माने लोअर स्टेबिलिटी वाले न्यूक्लियस। कैसे? ये देखो 1 से 20 नंबर तक के रेंज में ये कुछ लोअर स्टेबिलिटी वाले हैं जैसे कि आपका लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ हायर स्टेबिलिटी वाले हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब देखिए लाइट वाले न्यूक्लियस के लिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है। ये रहा आपका मास नंबर, ये रहा आपका मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोले तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल लो, चाहे तो आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल लो, चाहे तो आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? अब ये बोलता है कि सर ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व का ये है, अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज, मतलब यहां पर देखो आयरन के लिए अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपकी 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब द मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस ओवर हियर इज आयरन। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो यहां पर है वो आपका आयरन है, जिसके लिए कर्व की जो वैल्यू है, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है, दैट इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आपको। कह रहा सर दी कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 8.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज अबाउट 40 to 120। इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ इतना। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर आप ये जो एक नॉर्मल एवरेज है 40 से 120, ठीक है ना, उसके लिए अगर आप देखोगे तो जनरली 8.8 है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मास नंबर अब 120 से आगे बढ़ रही है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्लोली डिक्रीज हो रहा है। और ये यूरेनियम के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आपका 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये आपका अनस्टेबल है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और ये टूट जाएगा।
मैं तो यही कहूंगा कि एक बार इसके ये वाले पॉइंट्स पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर दूसरे वाले पेज पे जो पॉइंट्स है उसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसको पूरा अच्छे से एक बार समरी के फॉर्म में कंक्लूड करा देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं कि ये ग्राफ एक्चुअली क्या बोल रहा है। आई गेस ये चीज आप लोगों ने लिख ली है ना। अब देखो मैं एक बार फटाफट कंक्लूड कर देता हूं आप लोगों के लिए, व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब है, फटाफट कंक्लूजन कर देता हूं। एक बार ये थोड़ा सा खिड़की हमारी खुल गई है तो इसको जरा बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि सर जो लेस न्यूक्लियाई है, लेस मास नंबर वाले न्यूक्लियाई है, जो लाइट न्यूक्लियाई है, वो आपके अनस्टेबल है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है। आप देख भी पा रहे हो जो इसने बोला 1h1 1h2 1h3। उसके बाद बोल रहा है सर जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो 2 से लेकर 20 नंबर तक के जो मास नंबर है, ये देखो यहां पर करीब यहां तक, इसमें ऑक्सीजन तक वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा है, यानी कि हीलियम कार्बन ऑक्सीजन 2 से लेकर 20 नंबर तक में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो नीचे वाले आपका लिथियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन 18, वो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल है। 20 जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे 40 से लेकर 120 तक में जो एक ऑन एन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 8.5 मिलियन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियाई आयरन वाले के लिए ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। I hope this is very, very clear to you. Now, importance of binding energy curve. Now, importance of binding energy curve. कह रहा है सर, the binding energy curve can use to explain the phenomena of nuclear fission and nuclear fusion as follows. सर, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं? जो लेस स्टेबल है वो आपको उनको स्टेबल करना है हमें। तो जो लाइट वाले न्यूक्लियाई है वो मिलेंगे और मिलकर हेवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, मिलकर हेवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि नॉट हैवीएस्ट, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, मॉडरेट रेंज का, जिससे कि वो स्टेबल बन जाए। और जो हेवियर न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, वो टूटकर 2 मॉडरेट रेंज के न्यूक्लियाई में टूटेंगे, जिससे कि वो दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और वो स्टेबल बन जाए। फिर मैंने बोला भैया आपने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो कुछ के लिए कम है, जैसे कि लाइट न्यूक्लियर के लिए भी कम है और हेवियर के लिए भी, तो लाइट वाले भी अनस्टेबल है और हेवियर वाले भी अनस्टेबल है। वो जो 40 से 120 का रेंज था ना, वो लगभग लगभग आपका स्टेबिलिटी वाला था, मतलब वो आपका 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एवरेज वैल्यू रखता था, जिसमें से आयरन के लिए मैक्सिमम था। अब यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई अगर कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है, तो क्या होगा? या तो जो 2 छोटे न्यूक्लियाई है उनको बड़ा कर दो ताकि एवरेज बन जाए, वो मॉडरेट रेंज पे चला जाए और वहां पर ज्यादा हो जाए, या तो वो जो आपका ये क्या कहते हैं जो हेवियर न्यूक्लियाई था उसको तोड़ दो ताकि वो 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए मॉडरेट रेंज के और उसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। तो इसने भी यही बोला कि सर ऊपर में अगर आप देख पा रहे हो न्यूक्लियर फिजन में, तो हेवियर न्यूक्लियाई जब स्प्लिट करेगा लाइटर न्यूक्लियाई में, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि यूरेनियम आपका क्रिप्टन में और ठीक है ना बेरियम और
क्रिप्टन में टूटता है, ठीक है ना, तो वहां पर आपका किस तरीके से होता है, उस केस में आपका 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है और वो आपका स्टेबल बन जाता है। उसी तरीके से लाइटर न्यूक्लियाई वाले जो है ना, वो आपस में मिलेंगे और एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे। ये आपका एटम बम का केस है और ये आपका हाइड्रोजन बम का केस है। जिस तरीके से सन में आपके मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे होते हैं ताकि वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना सके, ठीक है ना, और जिस तरीके से एटम बम होता है, फट जाता है तो वहां पर स्प्लिट हो रहा है, तो छोटे छोटे उसमें, ठीक है ना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया रेडियो एक्टिविटी तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी में बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना, ना सोडी फजान रूल को, क्योंकि जो सिलेबस में ही नहीं है तो उसको क्या करोगे तुम। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, बट सिलेबस में नहीं है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आया। नाउ अ न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस अ केमिकल रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और एक केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप बोलोगे तो कह रहा है कि सर केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं ना, रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। आपका जो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी है वो कम होती है इन्वॉल्व, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से तो ये कहानी आपकी क्लियर है यही तक, मेरे हिसाब से तो ये आप यहीं पर समाप्त संभाल पा रहे हो, और फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा, बच्चे। हो गया बच्चे ये चीज। अब वो क्या बोल रहा है सर, न्यूक्लियर एनर्जी। अब वो क्या बोल रहा है सर, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, सो दे आर आस्किंग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास का डिक्रीमेंट होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है, विच इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप देखोगे डेल्टा एम तो बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, मास जो मास डिफेक्ट है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि 4 किलो में आधा किलो हो जाए, बहुत ही ज्यादा मिनिमल है भाई, डेल्टा एम इज वेरी 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 मिनिमल। तो यहां समझ में आ रहा है कि एक बहुत छोटा सा मैटर भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस है। एक न्यूक्लियर फिजन जो अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, लिबरेटिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज एन एटम बम। और न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके अंदर दो स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे ताकि लार्जर न्यूक्लियाई बन सके, रिलीजिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन अ हाइड्रोजन बम। तो प्लीज दोनों को पढ़िएगा, दोनों रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है, और वही चीज आपको यहां पर देखनी है, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है, विच इज यू आर एबल टू सी हेयर, हाँ जी बच्चों पढ़िएगा। मैंने कही थी आपसे 2 सवा 2 घंटे के आसपास का ये वन शॉट रहने वाला है, जिसमें से लगभग लगभग 1 घंटा 25 मिनट के आसपास का ये वन शॉट हो गया है। शायद हो सकता है जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 10-15 मिनट में, मतलब पौने 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब पैर की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा है, मैंने पेन किलर भी खा रखा है, ठीक है यार, लाइफ है, चलता रहता है। बस ये लास्ट हिस्सा है इसका, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर, और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर कुछ कुछ चीजें मैं आपको कहूंगा जो आपको होमवर्क के फॉर्म में करनी है। देखो यार, बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले एक दो बातें। आप लोगों को मैंने एक चैलेंज दिया था, ठीक है ना, ऑप्टिक्स का।
आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो यार एक बार वीडियो सेक्शन में जाना और ऑप्टिक्स का वो चैलेंज जरूर देखना। 7 दिन का जो चैलेंज था, काफी हेल्प करेगा आपकी। कुछ नए बच्चे भी होते हैं जो हमें वीडियोस हमारी रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आप लोगों ने मैंने मैंने जब ऑप्टिक्स का खत्म हो गया, फिर मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया आपका मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी मेरा डुअल नेचर एटम्स खत्म हो गया, पर ये अब न्यूक्लियाई का 3rd लेक्चर है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं फाइनली। इसके बाद एक और चैलेंज आएगा जिसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, एंड आपका बुक 2 कंप्लीट हो जाएगा। करने पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो यार, अक्टूबर एंड हो गया, मंथ एंड है ये आपका, ठीक है ना, मंथ एंड पे ये लेक्चर आपका आ रहा है, सो अक्टूबर तो एंड हो गया। अब यार नवंबर आपके पास बचता है, फिर प्रोजेक्ट फाइल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इतनी सारी चीजें बनती है ना बेटा, तो इस केस में आप लोगों को यार एक ही चीज समझनी है कि बहुत ज्यादा मतलब हमें हमें जो है ना बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, इनफैक्ट अभी दिवाली है, दिवाली के लिए भी आप लोग जो है ना बहुत टाइम वेस्ट करने वाले हो। करना नहीं चाहिए आप लोगों को, बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोग करने वाले हो, ठीक है ना, तो वो भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा संभल जाओ, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंटली आप काम करते रहो, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करते रहो पढ़ाई के लिए। आपको फिर एक टाइम अभी ऐसा आएगा 15-20 दिन 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, कि आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगेगा। और ये 12th क्लास का एग्जाम बहुत ईजी रहता है यार। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होते हैं ना टीचर्स के साथ, एनसीईआरटी से, आपने अपने पीवाईक्यूज जो भी लगा रखे होते हैं, लगभग पेपर उन्हीं में से बनता है। पेपर कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज्यादा हैवी पेपर बनेगा, लगभग पेपर आपका उन्हीं में से बनेगा, तो आपको काफी मजे भी आएंगे। न्यूक्लियर फिशन की बात अगर करेंगे तो फिर वही वाली बात है, कह रहा है कि सर अगर जो मेरा मास नंबर है लगभग 230 से ज्यादा वाला, जब ये एक्साइटेड होगा, ये जब 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटेगा, ठीक है ना, और कंपैरेबल मासेस में, मतलब मॉडरेट मास में, ठीक है ना, तो इसको न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे। इसकी 3 और रिएक्शंस है एनसीईआरटी में, तो आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो एनसीईआरटी की 3 और रिएक्शंस है उसको भी आप लोग प्लीज कर ले बहुत अच्छे तरीके से। वो जो एनसीईआरटी की 3 रिएक्शंस है उसको भी आप लोग कर ले, ताकि वो भी आपके हो जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें ओरिजिनेट ना हो। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि सर यूरेनियम के साथ जब आप नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट कराते हो, जब आप यूरेनियम कौन से वाला, 92 235 वाला, 238 वाला नहीं, कमेंट बॉक्स में रीजन बताएंगे आप मुझे कि व्हाई नॉट टू यूरेनियम 238, व्हाई यूरेनियम 235। इसी बहाने मुझे लगेगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी रिसर्च करी, थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी एनसीईआरटी पढ़ी है। सो जब यूरेनियम के ऊपर नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वो बेरियम में टूटता है और वो क्रिप्टन में टूटता है, ठीक है ना, और यहां से तीन नाइट्रोजन और निकलते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। हो सकता है आपसे न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन पूछे और इसके जो और 3 रिएक्शन है एनसीईआरटी से, आप लोगों ने वो भी करने हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आपसे ये लोग वो भी पूछे जो इसके बाकी तीनों रिएक्शन है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, प्लीज इसको करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, ये जब आपको हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जब आप लोगों का हो जाएगा देन वी विल बी मूविंग अहेड बच्चे। तो ये तो हो ही गया होगा आप लोग का, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसकी ये कुछ रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, ये वही कह रहा है कि यूरेनियम नाइट्रोजन टूट के जेनॉन स्ट्रॉन्शियम में भी टूटता है, मॉलिब्डेनम लैंथेनॉइड में भी टूटता है, इंडियम और ये वाई क्या है देख लेना, ठीक है ना, यहाँ पर भी टूटता है, सीजियम और लेड में भी टूटता है। तो ये 4 रिएक्शन है सर, इसको लर्न कर ले, बिल्कुल लर्न कर लेना इसको। मेरे को पर्सनली फील होता है कि इसको आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है यार, एनसीईआरटी है, कुछ भी पूछ सकता था, बोर्ड्स है, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आ गया और आपने लर्न नहीं करे होंगे, फिर आप मुझे गालियां दे रहे होगे कि हमारे सर ने तो हमें बोला ही नहीं है लर्न करने के लिए। तो बिल्कुल लर्न करना है यार, इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है ना। यू विल बी हैविंग द अपॉर्चुनिटी इन द एग्जाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कहाँ सर हो, विनोद सर ने हमें बोला था और हमने लर्न कर लिया, ठीक है बच्चे, ये चीज हो गया। और इसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमारे पास लास्ट चीज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपकी एनर्जी आज लो है, एक्चुअली हाँ, क्योंकि यार मैंने दवाई खाई है, ठीक है ना, और थोड़ी सी लो है डेफिनेटली।
और थोड़ा सा मैं कोशिश, देखो जहां पे मैं बोलता हूँ ना कि 2 घंटे 10 मिनट, तो उसको मैं 2.5 घंटे तक भी खींच लेता हूँ, ठीक है ना, 3 घंटे तक भी खींच लेता हूँ। बट आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब पहली बार तो नहीं, 1-2 बारी, जब जब थोड़ा मुझे बुरा फील होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं शायद लेक्चर को थोड़ा सा खुद ही जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चंस करे नहीं ना यहाँ पे। तो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वो यही सेम सेशन 2.5 घंटे प्लस का चला जाएगा, ठीक है ना, यही सेम सेशन 2.5 घंटा प्लस का चला जाएगा। सो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली कह रहा है सर एक आपका यूरेनियम न्यूक्लियाई है, इसको हमने न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करा दी, और ये यूरेनियम जो है एक तो बेरियम और एक क्रिप्टन में टूटा, और यहां पर 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 1 2 3। ये जो एक है ना, ये एक न्यूट्रॉन लॉस्ट न्यूट्रॉन है, मतलब एक न्यूट्रॉन कहीं पर भी कहीं खो गया भाई। तो बचे कितने, 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करें, बचे कितने, 2 न्यूट्रॉन्स। फिर से समझो, यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन्स के साथ हमने बम्बार्डमेंट करा दी, बेरियम और क्रिप्टन में टूटा, 3 न्यूट्रॉन्स निकले, जिसमें से एक न्यूट्रॉन लॉस्ट हो गया, विच इज नोन एज लॉस्ट न्यूट्रॉन। जिसमें से एक न्यूट्रॉन लॉस्ट हो गया, विच इज नोन एज लॉस्ट न्यूट्रॉन। उसके बाद यहां पर आपके दो, अब वो 2 न्यूट्रॉन्स आगे जाके 2 और यूरेनियम पर टकराते हैं, ठीक है ना, और ये एक यूरेनियम फिर बेरियम क्रिप्टन में टूटता है, यहां पर एक न्यूट्रॉन लॉस्ट होता है, 2 न्यूट्रॉन ऐसे हैं जो आगे रिएक्शन करने के लिए केपेबल है, इधर से भी एक लॉस्ट होता है, 2 ऐसे हैं जो रिएक्शन करने के लिए केपेबल है। तो ये रहा भैया पहला स्टेज, और ये रहा आपका दूसरा स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये 2 न्यूट्रॉन टकराएंगे आगे 2 यूरेनियम पर, ठीक है ना, ये यहां पर तो 2 न्यूट्रॉन टोटल में थे, ये ऊपर वाले दो यूरेनियम पर, नीचे वाले दो यूरेनियम और टकराएंगे। यहां पर कितने न्यूट्रॉन बने थे, 2, यहां पर 4, यहां पर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही आप देखोगे तो बढ़ता चलेगा, और ये रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। मतलब हो क्या रहा है, खुद से ही बस बढ़ता जा रहा है। एक न्यूट्रॉन भले ही लॉस्ट हो रहा है, बट 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स आगे रिएक्शन कर रहे हैं, तो 2 न्यूट्रॉन, फिर 4, फिर 8, फिर इस तरीके से 16 बनेगा ना, कैसे, 1 2 तो 2 और 2 4 और 2 8, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 10 12 14 16। तो थर्ड स्टेज में फिर 16 और 16 फिर इस तरीके से आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये बेसिकली क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, यहां पर हमारे न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए आप इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहेंगे। इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी होता है कि जैसे आपने एक न्यूट्रॉन दिया, 3 निकले, एक तो लॉस्ट हो गया मान लेते, और 2 में से जो है एक आपने कंट्रोल कर लिया, रोक दिया, कुछ भी उसको आगे बम्बार्डमेंट ना होने दी, तो एक ही बचा बम्बार्डमेंट के लिए, फिर वो एक यूरेनियम पे जाएगा, बम्बार्डमेंट करेगा, फिर एक पे जाएगा बम्बार्डमेंट करेगा, फिर एक पे जाएगा बम्बार्डमेंट करेगा, तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो गया। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपने कंट्रोल करा, सेकेंड स्टेज पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, थर्ड स्टेज पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब वो अलग अलग तरीके हैं कंट्रोल करने के, कैसे कंट्रोल करोगे उसी के लिए मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा विद डायग्राम यहां पर। बट उससे पहले आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर ले, ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, आप लोग इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है बच्चा पाड़ी। सो नाउ व्हाट आई विल से, अब यहां पर एक और टर्म है विच इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। ये क्या है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है और क्रिटिकल साइज क्या होता है भैया? यार एक बात बताओ, ये कह रहा है कि भैया कैसे पता चलेगा कि यार रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स ने बम्बार्डमेंट कराई थी, कौन से स्टेज पे, एक पर्टिकुलर स्टेज पे अब आपको निकालना है कि यार यहां पर ग्रोथ हो रही है रिएक्शन में, या फिर नॉर्मल है, स्टेबल है, या फिर डी ग्रोथ हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है। तो कह रहा है सर इसके लिए ना आप क्या करोगे कि इस फर्स्ट जनरेशन में, इससे पहले वाले जनरेशन में, जिस जनरेशन में आप चेक कर रहे हो उससे पिछले वाले जनरेशन में, ठीक है ना, या वन जनरेशन में, बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन, ठीक है ना, या एट द बिगिनिंग
बिगिनिंग वाले से देखोगे आप, तो जो बिगिनिंग पे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब अब इस वन जनरेशन नहीं, ये क्या बोल रहा है कि यार इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस जनरेशन के शुरुआत में, जैसे मान लो फोर्थ जनरेशन आपने देखना है, तो फोर्थ जनरेशन के शुरुआत में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इससे पिछला वाला मतलब थर्ड जनरेशन की शुरुआत में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है ना, इससे मिलेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़ा ऑब्वियस बात है, अगर इस जनरेशन में न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो के आपका ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब चेन रिएक्शन ग्रो कर रही है। यदि ये आपका इस जनरेशन में न्यूट्रॉन्स आपका बराबर होगा, मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले भी एक, दो को आपने कंट्रोल कर दिया, बाद में भी एक, तो उस केस में आप कहेंगे रिएक्शन जो आपका है चेन रिएक्शन वो स्टेडी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर के इज लेस देन 1 देन चेन रिएक्शन ग्रेजुअली डाई आउट, तब आपका जो चेन रिएक्शन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका डाई आउट हो जाएगा, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी मेरी क्लियर है बच्चे? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ जी बच्चा पाड़ी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि यहां तक कोई भी इशू है तो आप प्लीज बताइएगा मुझे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं बेटा। हाँ जी बच्चा पाड़ी। ठीक है बच्चों, प्लीज देखिएगा। नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर, नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, मतलब किस तरीके से ये जो आपका यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो रहा है, किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ये मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप लोगों से रेकमेंड करूंगा, मैं 1 मिनट बाद आ रहा हूं इसको समझाने के लिए, तो 1 मिनट तक आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, फिर मैं आता हूं। हाँ जी बच्चों, ये तो कर लिया होगा आपने। यहां पर क्या है ना यार, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली ये फिजन चैम्बर है, इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल्ड रॉड होते हैं और ये यूरेनियम के रॉड होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर यहां पर मॉडरेटर होता है, ठीक है ना। मॉडरेटर आपका D2 जैसे मतलब आपका D2O भाई, ये टाइप ऑफ वाटर ही हो गया, या नॉर्मली आप ग्रेफाइट भी समझ सकते हो, ठीक है ना। होता क्या है, अब ये कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे करने से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकलेंगे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम करने हैं, बढ़ाने हैं, वो हमारे हाथ में आ गया कंट्रोल रॉड्स के ऊपर नीचे करने से। रिएक्शन स्टार्ट कर दी, मान लेते हैं यूरेनियम रॉड तो है ही है, ठीक है ना। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एक बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में एनर्जी लिबरेट होगी। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है बच्चे, यहां पर एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। अब क्योंकि वो एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है ना, यहां पर कूलेंट रखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर कूलेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो वो कूलेंट क्या हो रहा है भैया, वो जो कूलेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इतना ज्यादा गर्म हो गया कि लगभग 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच गया। यार रिएक्शन हो रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो ये जो कूलेंट है ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब जैसे ही ये कूलेंट आपका गर्म होता है, यहां पर आपका पानी रखा होता है, ठीक है ना,
और वो कूलेंट जैसे ही उस पाइप में जाएगा तो वो जो पानी रखा हुआ है वो 600-700 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। उबलेगा मतलब उस पानी में से स्टीम निकल जाएगा। मतलब उस पानी में से भाई उबलेगा ना, उबलेगा तो मतलब स्टीम हो गया वो। तो वो जो स्टीम है, वो जो स्टीम वाला जो प्रेशर है, वो यहां से इसके फॉर्म में टरबाइन के पास जाएगा। टरबाइन क्या करेगा, उसके साथ हमने जनरेटर लगा रखा है, जनरेटर की उस कॉइल को घुमाएगा और जैसे जैसे आपने जनरेटर पड़ा होगा कॉइल घूमेगा तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी वहां पे। तो वहां पर क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी। फिर से बोल रहा हूं भाई, आपके कंट्रोल रॉड है, फिजन चैम्बर है जहां पर फिजन होगा, मतलब यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन में टूटने के कगार पे है। यूरेनियम रॉड है यहां पर मेरे पास। तो आपने क्या किया, कंट्रोल्ड रॉड जो है, नाम से कंट्रोल्ड रॉड, उनके थ्रू आप रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे कि भैया ये रिएक्शन आपका कैसे होगा, ये आपका किस तरीके से होगा, आप इसको बढ़ाएंगे, कम होगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। अब होता ये है बच्चे, अब तो यहां पर अगर आप देखोगे तो होता यह है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। उस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की लिबरेशन की वजह से जो कूलेंट है पास में वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जो कूलेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और क्योंकि वो कूलेंट बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो जो पानी रखा हुआ है उसको ये इतना उबाल देगा, स्टीम बनेगा। स्टीम जैसे ही टरबाइन के पास जाएगी, टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है, वहां पर इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली हमारी लग जाएगी। तो आपने देखा भी होगा, मूवीज में सुना भी होगा कि भाई हमारा कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी न्यूक्लियर एनर्जी से भी आता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बट एक्चुअल में क्या है ना, इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है, तो इसलिए हमने बीच बीच में पंप लगा रखे हैं। हमने बीच, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही हो गया तो बस खत्म हो गया, हमने बीच बीच में पंप लगा रखे हैं, हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो हमने बीच बीच में पंप लगा रखे। अब क्या हुआ, ये जो स्टीम है ना, ये स्टीम है ना, तो अब यहां से इधर हमने एक सेटिंग बिठा रखी है कि यहां से हॉट वाटर निकलेगा और यहां से कोल्ड वाटर अंदर जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर अंदर जाता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाटर अंदर जाता है, ठीक है ना। और वहां से ये जो कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, यहां से पंप के थ्रू यहां पहुंचाया जाता है। क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर है, माने या तो उसको गर्म करेगा या ठंडा करेगा, तो यहां से पंप के थ्रू जब पहुंचाया जाए, जैसे आपको कूलर में, तो जैसे पंप के थ्रू पहुंचाया जाए, कूलर में क्या होता है कि भाई पानी डालते हो तो फिर पंप के थ्रू आपको उस पानी के थ्रू ठंडी हवा पहुंचाई जाती है। तो पंप के थ्रू यहां से हवा पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। वो ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है, मतलब जो कम टेम्परेचर है वो होगा इसका, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर ये जो कूलेंट है ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, यहां से इस तरीके से। फिर ये जो कूलेंट है ये ठंडा हो जाएगा, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि पानी को यहां से पंप के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। फिर ये जो कूलेंट है ये आपका ठंडा है, फिर पंप के थ्रू यहां पर कूलेंट पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही आपका ठंडा कूलेंट यहां पर हो गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसका अपना एक पाइप है कूलेंट का, फिर यहां पर रिएक्शन होगी, ठीक है ना। क्योंकि यार ये जो चेंबर है ये फट जाएगा ना ऐसे, तो अगर ये मतलब बहुत ही ज्यादा गरम 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 होता रहेगा, इसको भी ठंडा होने की जरूरत है थोड़ा सा। तो इसलिए वो काम कौन करता है, कूलेंट काम करता है। जैसे गाड़ी भी आपकी होती है तो क्या होता है, गाड़ी आपकी गर्म होती है तो उसके लिए आपका कूलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट खत्म है या कूलेंट खराब है तो आपकी गाड़ी ओवरहीट करेगी, क्योंकि कूलेंट उसको ठंडा नहीं कर पाएगा, आपकी गाड़ी ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। गाड़ी रुक जाती है, फिर वहीं पर गाड़ी चलती नहीं है आगे। तो ये चीज आपका देखना पड़ता है। तो आपने क्या किया भैया, रिएक्शन जैसे ही चला, कंट्रोल रॉड के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो भैया, आप उसको बढ़ाओगे कम करोगे जैसा भी है। फिर उसके बाद वो कूलेंट बहुत गर्म हो गया, पानी के पास चला गया, स्टीम बना, स्टीम टरबाइन के पास चला गया, जनरेटर बन गया। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते में ठंडा पानी जा रहा है, जिसकी वजह से पंप के थ्रू उस पानी को आगे जाके हीट एक्सचेंजर में भेजा जा रहा है। उसके साथ क्योंकि कूलेंट है तो उसने कूलेंट को बहुत ठंडा कर दिया, उस ठंडे कूलेंट को फिर पंप के थ्रू उस आगे चेंबर के पास पहुंचाया गया। तो फिर उस चेंबर का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर उसने कूलेंट को गर्म किया, फिर ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जब आप देखते हो आपको एनर्जी मिल रही होती है, इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा होता है। एंड दिस इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि यार न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोगों को एक बार इसके लिए सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको काफी सही लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। अब बात आती है न्यूक्लियर फिशन। तो भैया मैंने आपको बता दिया, दो लाइट न्यूक्लियाई जो है वो मिलते हैं आपस में, हेवी न्यूक्लियाई बनाएगा। जब ये हेवी न्यूक्लियाई बनाएगा तो फिर वो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ज्यादा होगा तो वो स्टेबल होगा। इसकी रिएक्शंस जो है वो आपको एनसीईआरटी से करने हैं। तो ये आपके लिए एक हिसाब से होमवर्क सॉर्ट ऑफ ये बन गया। इसके जो रिएक्शंस है वो आपको एनसीईआरटी से करने हैं। तो ये इसीलिए आपके लिए एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ टास्क मैंने दे दिया आप लोगों को। ये एक टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया बच्चे, होमवर्क सॉर्ट ऑफ टास्क हो गया आपके पास ही। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से तो ये आप सभी बच्चों के लिए क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जितना मुझे लगता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। हाँ जी बच्चों, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, चले आगे, चले आगे बच्चों। ये तो हो ही गया ना हमारा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। पक्का? अच्छा, अब बातचीत ये आती है कि क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, हर एक लेक्चर के एंड में कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूं। पहले तो आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको प्लस में आना है तो यार आप लोगों को वीके आर्मी कोड यूज करना है और उस पे आपको 25% ऑफ मिल रहा है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक हिसाब से अगर आप मुझे प्लस में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें और मिलेगी, क्योंकि यार नवंबर का महीना आ गया, अक्टूबर भी बीत गया, तो टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। अब एक्सपेरिमेंट्स नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, अब रिस्क लेने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट गाइस, अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो अब तो रिस्क लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। सही है बच्चे? सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आप कुछ गलत तो नहीं कह रहे। ओके, सो गाइस अब मेरी बात समझो यार, आप लोग मेरी बात समझना। आप लोग, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, आपको बार बार बोलता हूं जो आप टारगेट बनाते हो ना, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद के अपने सेल्फ मतलब जो है ना आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ये मत करो, वो करो। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली, मतलब क्या आपके पेट के अंदर जा रहा है, दैट इज जंक फूड आपका, और क्या आप बाहर निकाल रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है ये चीज, और बहुत ज्यादा आप लोगों को पता भी होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो मैं तो यार एक ही बात कहूंगा कि जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत बार सोच रहा था, मैं अभी तक देखो मैंने कहा था मैं बैठूंगा, बट एक्चुअली मेरे को बैठ के पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं उधर जा रहा था तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो यार पता नहीं, शुरुआत करने से पहले ही मुझे ये बहुत फीलिंग आ रही थी कि यार पता नहीं मैं लेक्चर स्टार्ट कर पाऊंगा, कंप्लीट भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वन शॉट दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, और अगर वन शॉट अभी रह गया तो फिर रह ही जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डराने की कोशिश कर रही थी, मुझे मेरे टारगेट से भटकाने की कोशिश कर रही थी। जो मेरा एक टारगेट था कि नहीं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को वन शॉट पहुंचाना है। पैर में दर्द हो रहा था, मैंने पेन किलर खाया था, ठीक है ना, एंड डेफिनेटली मेरे को लग नहीं रहा था, ठीक है ना। बीच में भी मुझे एक टाइम पे इतना ज़्यादा सीवियर पेन हुआ जब मैं 1 मिनट के लिए बाहर चला गया था। डेफिनेटली मतलब ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि बस अब लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं, और इसको बाद में फिर पॉज करके फिर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, और दोबारा इसको मैं बच्चों को पहुंचा दूंगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा नहीं यार, इसको अभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा दिमाग में आता है कि यार मैंने एक छोटा सा टारगेट खुद को दिया था, और वो टारगेट भी मैं फुलफिल नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा बच्चे, कि भैया ऐसा है कि यार ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, हावी खुद के ऊपर नहीं होने देना। जो आपका दिमाग आपसे जो कह रहा, जो आपका दिल आपसे कह रहा है, दिमाग तो आपको बोल रहा है कि नहीं यार तूने टारगेट ये कंप्लीट करना है, बट दिल कह रहा है नहीं भाई रहन देना, ये बहुत सारी चीजें और भी है, वो कर ले, दूसरा बच्चा भी तो नहीं पढ़ रहा है, तू क्यों पढ़ेगा। तो ये चीज में नहीं फंसना है, ये सब चीजें, दिस इज जस्ट अ ट्रैप, और इस ट्रैप में अगर आप फंस जाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। सो आई रिकमेंड कि उस टाइम पे आप थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा सेल्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जंक फूड खाओगे तो आलसपने में आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है, इसीलिए इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें 75 हार्ड चैलेंज
के लिए मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए 75 डेज तक, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि विनोद सर, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर सेल्फ इन दीज 15 to 16 डेज, जितने भी दिन हुए हैं, 15, 16, 20 दिन हुए हैं, ठीक है ना। और ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि वो वीडियो उस टाइम बनी थी तो उस टाइम वाले बच्चों के लिए है। वो वीडियो जब उस टाइम बनी थी, आज अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपके लिए भी वो वीडियो है, और आप उस वीडियो को आज से ही स्टार्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवंबर और दिसंबर अभी भी है, तो 75 डेज की बजाय आप 60 डेज का चैलेंज ले लो, क्योंकि तब हमारे नए साल के लिए 75 डेज रह गए थे। सही है जी, एक तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद जो मैंने ऑप्टिक्स का चैलेंज दिया, प्लीज आप उस चैलेंज को भी देखिएगा, 7 डेज का जो चैलेंज है। उसके बाद जो मैंने जब वो चैलेंज आप कंप्लीट कर ले, कमेंट कर ले, उसके बाद जो मैंने 10 डेज का चैलेंज दिया है, प्लीज आप उस चैलेंज को भी देखिएगा, जिसके अंदर ये आपकी लास्ट वीडियो थी न्यूक्लियाई की, ये भी मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद इस न्यूक्लियाई के एंड होने के जस्ट बाद, क्योंकि मुझे एक और वीडियो शूट करनी है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा कि भाई बोर्ड्स के लिए क्या करना है, दिवाली की छुट्टी से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा उस वीडियो को। आई होप आप लोगों को ये सेशन मेरा और ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वन शॉट अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, इस सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करिएगा, ठीक है। मतलब मुझे, मेरे लिए तो यही है ना कि भाई आप लोगों को कैसा लगा। हौसला अफजाई का मतलब ओरिजिनल फीडबैक देना है, अच्छा लगा बुरा लगा, बट ऑब्वियस आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी, हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को क्या और चीजों की नीड है, ऐसी क्या चीज है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों को मुझे देनी है, दैट आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग वीडियो ऑन, है ना। बाकी आज इस वीडियो को, इस लेक्चर के वन शॉट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करते रहेंगे, मुलाकात मैं करूंगा आपसे आप ही के अगले वन शॉट में। तब तक के लिए यार, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद, गुड नाइट ऑल।